हेलो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या पता है आपको साइटोलॉजी के फादर कौन है? साइटोलॉजी के फादर हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा था, वो भी एक डेड सेल था। वो भी इन्होंने कॉक ऑफ स्पेनिश ओक ट्री से निकाला था। इन्होंने ही सबसे पहले कॉइन करी थी टर्म सेल को। क्या पता आपने डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था, बट जो सबसे पहला लिविंग सेल था वो एवी लियोवेन हुक ने डिस्कवर करा था, क्योंकि इन्हें सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार करा था। इस वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोग्राफी भी कहते हैं। इन्होंने बहुत तरीके के सेल देखे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, स्पर्म हो गया, और बहुत तरीके के सेल देखे। सेल थ्योरी बेसिकली प्रपोज करी गई थी बाय एम स्केल्डन एंड एम सचवान। स्केल्डन एक जर्मन और एक बॉटनिस्ट थे, जबकि सचवान एक इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये सेल थ्योरी में कहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल या फिर उनके प्रोडक्ट के बने रहते हैं। फिर दूसरी थ्योरी आती है एक सेल लीनिएज थ्योरी, जो कि रुडोल्फ वुर्शो ने दी थी। इन्होंने कहा था जो नए सेल्स हैं वो हमेशा अराइज होंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, वो भी 1832 के अंदर। अब अपन एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, जबकि इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। सिंगल सर्कुलर डीएनए रहता है इनके अंदर, जबकि इनके अंदर मैनी लीनियर डीएनए रहता है। इनके अंदर डीएनए एसोसिएट रहता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ठीक है, और इनके अंदर डीएनए एसोसिएट रहता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। जो इनकी सेल वॉल रहती है प्रोकैरियोटिक की, वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी रहती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज, काइटिन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एक्सेट्रा की बनी रहती है। जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है वो पॉलीसैकेराइड का बना रहता है, और जो यूकैरियोटिक के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है वो ओलिगोसैकेराइड का बना रहता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम फाउंड आउट होते हैं, जबकि इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर दोनों फाइंड आउट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है इनके अंदर मीसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं। इनके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना रहता है, जबकि इनके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनके अंदर ए माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, एक्सेप्ट क्रोमेटोफोर्स, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर प्रेजेंट रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकते हैं। जो कि डबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स और माइक्रोबॉडीज। और मेम्ब्रेन लेस के एग्जांपल है राइबोसोम और सेंट्रोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनके अंदर इन्क्लूशन बॉडीज भी प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि वॉल्यूंटर ग्रेन्यूल्स जो कि फॉस्फेट कंटेन करता है, और एक साइनोफाइटिन ग्रेन्यूल्स जो कि प्रोटीन कंटेन करता है। और बेसिकली यूकैरियोटिक के अंदर ड्यूटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, जो कि नॉन लिविंग इन्क्लूशन बॉडीज रहती हैं, जो कि बेसिकली स्टोरेज और एक्सक्रीटरी बॉडीज के लिए काम आती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहता है उनके अंदर साइक्लोसिस एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइक्लोसिस प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता, एक्सेप्ट गैस वैक्यूल, जो कि एक फॉल्स वैक्यूल है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, जैसे कि सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली एक ये स्ट्रक्चर है टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, जिसके जैसे अपन इसकी एक आउटर लेयर की बात कर लें, जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो बेसिकली एक आउटर फोल्डिंग शो करती है और एक इनर फोल्डिंग शो करती है। जो इनर फोल्डिंग रहती है वो मीसोसोम फॉर्म करती है, और जो आउटर फोल्डिंग रहती है वो बेसिकली सीलिया या पाइले या फिम्ब्रे या फ्लैजिला फॉर्म करती है। जो ये है, ये पार्ट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये प्लास्मिड बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। जो इनका न्यूक्लियस रहता है वो भी खुला साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है। इनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम फाइंड आउट होता है, और इनके ऊपर एक सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स रहती है, जो कि बेसिकली सेल अटैचमेंट या सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है।
अपन थोड़ी अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल ओवरव्यू में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो इनका न्यूक्लियस रहता है उसको अपन न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। बेसिकली एक सिंगल रहता है, सर्कुलर रहता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है जो कि एसोसिएटेड रहता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, यानी इनका हिस्टोन प्रोटीन के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है। इनके अंदर एक प्लास्मिड प्रेजेंट रहता है जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि अदर कैरेक्टर्स या स्पेशल जीन होता है, जैसे कि एफ जीन फर्टिलिटी जीन कंटेन कर सकता है, या रेजिस्टेंट जीन कंटेन कर सकता है, या नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन कंटेन कर सकता है। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट रहता है। जो इनकी सेल वॉल रहती है वो सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी रहती है, या एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन या एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की बनी रहती है। जो माइकोप्लाज्मा रहता है इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो स्टेरॉइड, जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उनके अंदर स्टेरॉइड प्रेजेंट नहीं रहता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टेरॉइड प्रेजेंट रहते हैं। जो इनकी इनफोल्डिंग्स रहती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको अपन मेसोसोम्स कहते हैं, जो कि बेसिकली उनका फंक्शन रहता है डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन भी इन्हीं के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो बेसिकली ये मेसोसोम रहता है वो एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। और मैंने बताया जैसे कि आपको इसकी जो आउटर एक्सटेंशन या फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जो बाहर वाली लेयर के लिए होता है उसको बोलते हैं पाइले या फिम्ब्रे। बेसिकली पाइले हॉलो फिलामेंट भी हो सकता है या सॉलिड फिलामेंट भी हो सकता है। जो हॉलो फिलामेंट रहता है वो बेसिकली जीन ट्रांसफर ऑफ डीएनए के काम आता है। जो सॉलिड फिलामेंट रहता है वो बेसिकली हेल्प करता है सेल अटैचमेंट में। फिर अपन ने ग्लाइकोकैलिक्स लेयर पढ़ी थी। ये बेसिकली एक स्लिंग लेयर या कोट ऑफ पॉलीसैकेराइड रहता है, प्रेजेंट रहता है वो सेल वॉल के ऊपर। बेसिकली इनका फंक्शन रहता है सेल अटैचमेंट, सेल आइडेंटिफिकेशन या प्रोटेक्शन करता है सेल की, और प्रोवाइड करता है इनकी जो पैथोजेनिसिटी है, यानी ये कितने खतरनाक है अपने लिए, वो भी यही लेयर प्रोवाइड करती है ग्लाइकोकैलिक्स। इनके अंदर जो राइबोसोम रहता है वो बताया मैंने 70S टाइप का प्रेजेंट रहता है। जो 30S रहती है वो स्मॉलर सब यूनिट रहती है, और 50S रहती है वो बिगर सब यूनिट रहती है, लार्जर सब यूनिट रहती है। जो इनके अंदर फ्लैजिला रहता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना रहता है। इनके अंदर मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एमाइटोसिस के थ्रू होता है, यानी इनके अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी साइटोप्लाज्मिक नो क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा। और जो इनके अंदर न्यूक्लियर रहता है सबसे पहले न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रक्ट करता है, फिर फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। अपन एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनका प्लांट सेल रहता है, प्लांट सेल के अंदर अपन को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपन, जो प्लांट सेल रहता है इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। जो प्लांट सेल रहता है इनके अंदर ट्रू सेप वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, जो कि एक लार्ज रहता है, सिंगली ऑक्यूपाइड रहता है और बहुत मेजर रीजन ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल का। जबकि जो एनिमल सेल है इनके अंदर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली स्कैटर्ड रहते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, बहुत छोटे छोटे भी रहते हैं और ज़्यादा नंबर में भी रहते हैं। जो अपना प्लांट सेल है, जो इनके जो न्यूक्लियस है वो वैक्यूल जैसे प्रेजेंट सेंटर में हो जाता है, इस वजह से वो साइड में खसक जाता है, यानी वो पेरिफेरी के इधर खसक जाता है जो इनका न्यूक्लियस है। जबकि जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस रहता है वो सेंट्रल न्यूक्लियस रहता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो अपने जो गोल्जी बॉडीज रहते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, मल्टीपल नंबर में रहते हैं, इस वजह से उनको अपन डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। जो एनिमल सेल की गोल्जी बॉडीज रहती हैं वो बेसिकली सिंगल रहती हैं, लार्ज रहती हैं और न्यूक्लियस के पास रहती हैं। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स की कोई जरूरत नहीं होती, इस वजह से के लिए बहुत ही रेयरली फाउंड आउट होते हैं लाइसोसोम्स प्लांट सेल के अंदर। और जो एनिमल सेल के अंदर है वो बेसिकली लाइसोसोम्स बहुत कॉमन होते हैं देखने में हर सेल्स के अंदर। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं जबकि इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। बेसिकली जो प्लांट सेल का स्टोरेज फूड है वो स्टार्च है, जबकि एनिमल सेल का ग्लाइकोजन है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रहते हैं। जो प्लांट सेल है वो साइटोकाइनेसिस करता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड से, यानी सेल प्लेट मेथड से, यानी अंदर से बाहर की ओर। जो एनिमल सेल है वो साइटोकाइनेसिस करता है फरो मेथड से, यानी सेंट्रीपिटल से, यानी अंदर से बाहर की ओर कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है, जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन शो हो रहा है। जो प्लांट सेल रहते हैं इनके अंदर सेंट्रोसोम्स एब्सेंट रहते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं। अब अपन एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हो सकता है, एक पार्शियली लिविंग होता है
और एक लिविंग कंपोनेंट होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म बनाता है। जो अपना यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट रहता है वो परमिएबल रहता है, यानी उसके अंदर फ्रीली पैसेज हो सकता है। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेल वॉल को। जो पार्शियली लिविंग रहता है वो वैक्यूल रहता है बेसिकली, जिसके अंदर जो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको अपन टोनोप्लास्ट रहते हैं, वो लिविंग रहती है, जबकि जो अंदर का सैप रहता है वो नॉन लिविंग रहता है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर यानी जो लिविंग कैटेगरीज हैं उनके अंदर बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत तरीके के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ड्यूटोप्लाज्म पाए जाते हैं, हाइलोप्लाज्म पाए जाते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं अपन बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन नॉन लिविंग वाले परमिएबल पार्ट की बात कर लें, जो सेल वॉल है। सेल वॉल बेसिकली एब्सेंट रहती है एनिमल सेल के अंदर और गैमेट ऑफ प्लांट सेल के अंदर भी एब्सेंट रहती है। जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर रहती है वो नॉन लिविंग रहती है, परमिएबल रहती है, रिजिड रहती है और कवर करती है प्लांट को और फंगल और एल्गल सेल को। ये बेसिकली अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सेल को, यानी डेड सेल को। बेसिकली उन्होंने ये सेल वॉल ही देखी थी। बेसिकली जो सेल वॉल है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। अब अपन प्लांट सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज की इन मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन। जो एल्गल सेल वॉल रहती है वो बनी रहती है सेल्यूलोज की इन मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड गैलेक्टेंस एंड मैनिन्स। ये थोड़ा पॉइंट याद करने का है, बाकी सब सेम है। जो फंगल सेल वॉल रहती है वो बेसिकली काइटिन की ज़्यादा बनी रहती है एज मुकाबले सेल्यूलोज के इन द मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं मिडिल लैमेला की। जो मिडिल लैमेला रहता है बेसिकली एक सीमेंटिंग लेयर रहती है, एक सीमेंटिंग लेयर रहती है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल, जो कि मेडअप अप होती है कैल्शियम पैक्टेट की और मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये बेसिकली एक प्रीकर्सर होता है सेल प्लेट का, ठीक है, और ये प्रीकर्सर भी होता है सेल वॉल का। जो मतलब सेल वॉल है वो इसके ऊपर लेट डाउन होती है। जो फ्रूट सॉफ्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनके जो मिडिल लैमेला रहती है वो बेसिकली डिसोल्यूशन हो जाती है ड्यू टू एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन की। सेल वॉल फॉर्मेशन बेसिकली 2 लेयर में होता है, ठीक है। एक प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो बेसिकली लेट डाउन होती है मिडिल लैमेला के ऊपर। जो सेकेंडरी सेल वॉल रहती है वो बेसिकली लेट डाउन होती है प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बेसिकली जो बहुत अर्ली रहती है, यंग रहती है और इमैच्योर रहती है, जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लेट डाउन बाद में होती है, यानी बहुत मैच्योर बाद होती है, मैच्योर हो जाती है, ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो पैक्टिन की बनी रहती है, हैंस फ्लेक्सिबल रहती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी रहती है, इस वजह से ये हार्ड और रिजिड रहती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती है, सिंगल लेयर होती है, जबकि ये थिकर होती है, ये मल्टीपल लेयर भी हो सकती है, जैसे ये अपन देख पा रहे हैं 1, 2, 3 यानी S1, S2। और जो इनके सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो 120 डिग्री एंगल में अरेंज होते हैं। बेसिकली जो ये गैप फिलिंग मेथड से प्राइमरी सेल वॉल गैप फिलिंग मेथड से ग्रो होती है, जबकि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लेयरिंग मेथड से ग्रो होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट होती है यूनिफॉर्मली, जबकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होती है। किसी प्लांट में टर्शरी सेल वॉल भी प्रेजेंट हो जाती है। जो टर्शरी सेल वॉल है वो जाइलेस प्रोटीन की बनी रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली 2 एडजेसेंट सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रीच क्रिएट करता है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, 2 आसपास के सेल में कुछ भी एक्सचेंज करना हो मटेरियल का वो कर सकता है ये आसपास। ये बेसिकली एक डेस्मोटिब्यूल्स यानी एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल है उसका बना रहता है, ठीक है। अपन ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जो लिविंग पार्ट कंटिन्यूस प्लांट बॉडी का रहता है उससे सिम्प्लास्ट कहते हैं, जो नॉन लिविंग कंटिन्यूस पार्ट रहता है उसको एपोप्लास्ट कहते हैं अपन। वैक्यूल प्लांट वैक्यूल के अंदर सेप वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, जबकि एनिमल वैक्यूल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। जो प्लांट वैक्यूल के अंदर जो वैक्यूल रहता है उसकी प्रेजेंस होना बहुत असेंशियल है सेल के लिए, जबकि एनिमल सेल के लिए इतना असेंशियल जरूरत नहीं रहती है। ये बेसिकली जो प्लांट वैक्यूल के अंदर बेसिकली सिंगल रहता है, लार्ज रहता है और ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द सेल को, जबकि एनिमल सेल के अंदर मल्टीपल रहता है, स्कैटर्ड रहता है, सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। अब प्लांट वैक्यूल की बात कर लें, जो इनकी जो आउटर लेयर रहती है वो लिविंग रहती है, उसे अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो इनका अंदर वाला पार्ट रहता है वो नॉन लिविंग रहता है
उसे अपन सेल सैप कहते हैं। ठीक है, जो टोनोप्लास्ट रहती है वो सेमी परमिएबल रहती है, लिविंग रहती है और सिंगल मेम्ब्रेन रहती है, जो कि प्रोवाइड करती है पैसेज ऑफ सब्सटेंस इन वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो सेल सैप है उसके अंदर 99.9% वाटर होता है, एंथोसाइनिन होता है, शुगर होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, बहुत तरीके का होता है। जो एनिमल वैक्यूल के अंदर है वो जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है बेसिकली वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम आता है, जो कि यूग्लेनॉइड, पॉरीफेरा, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो फूड वैक्यूल है बेसिकली वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए काम आता है, जो कि WBC, पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब अपन कुछ फंक्शन की बात कर लें। सेल वैक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लांट सेल के लिए? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी सेल को, ये स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और ये प्रोवाइड करता है कलरेशन ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है वो लिविंग लेयर रहती है, सेमी परमिएबल रहती है, जो कि कवर करती है सेल को। ये बेसिकली डिस्कवर करी थी सचवान ने। इसकी जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है वो नागेली और क्रेनर ने दी थी। जो इसकी टर्म प्लाज्मा लेमा है वो JQ फ्लेविन ने दी थी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी रहती है, जो कि लिपोप्रोटीनिशियस नेचर के अंदर रहती है। जो इनके अंदर लिपिड रहता है वो 48% रहता है और जो प्रोटीन रहता है वो 52% रहता है। इसके ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर भी प्रेजेंट रहती है, जो कि ओलिगोसैकेराइड की बनी रहती है यूकैरियोटिक के अंदर, जो कि फॉर्म करती है सेल कोट को आउटर सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसका बेसिकली फंक्शन रहता है सेल अटैचमेंट और सेल आइडेंटिफिकेशन। अब अपन कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें तो इनके अंदर जो लिपिड रहता है वो 48% रहता है, प्रोटीन रहता है वो 52% रहता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 8% रहता है। अब अपन थोड़ी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें। जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आई थी। सबसे पहली थ्योरी आई थी सैंडविच थ्योरी, जो कि डैनिली और डेविसन ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था जो प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर प्रेजेंट रहती है। जैसे कि एक सैंडविच के ऊपर जैसे अपन आलू, ब्रेड के अंदर आलू भरते हैं, उसी तरह जो आलू है वो लिपिड की लेयर मान लो अपन, और जो ब्रेड है वो प्रोटीन की लेयर है, यानी लिपिड की लेयर अंदर प्रोटीन के लेयर के अंदर रहती है। फिर दूसरी थ्योरी आती है यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राइलेमिनार मॉडल, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, जो लिपिड है, जो टेल रहती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के अंदर रहती है। बेसिकली इन्हें जो लिपिड का एम्फीपैथिलिक नेचर बताया था, यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर बताया था। इन्होंने भी बेसिकली अप्लाई करा था PLLP स्ट्रक्चर को। और इन्होंने एक और बात कही थी, जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो टूवर्ड्स आउटसाइड रहता है, वाइल जो हाइड्रोफोबिक हेड रहता है, जो कि टेल है, वो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट रिसेंट थ्योरी है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर रहता है वो क्वासी फ्लूइड रहता है नेचर के अंदर। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि इन्होंने कहा था, प्रोटीन आइसबर्ग्स प्रोटीन इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी जो प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स हैं यानी प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स के समंदर में बह रहा है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि अपन ने देखा कि लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं, और बेसिकली प्रोटीन से अटैच रहते हैं आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, और जो लिपिड के जो टेल पार्ट है उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है बेसिकली यही प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो पार्शियली या फुल्ली एम्बेडेड होता है फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो सुपरफिशियली अटैच रहता है आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। कॉजेज ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द सेल, इसके दो मूवमेंट के कारण होता है। एक पहली लेटरल मूवमेंट होती है, दूसरी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। जो लेटरल मूवमेंट होती है वो विद इन द सेम लेयर होती है, और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है बिटवीन द 2 लेयर्स होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण क्या है? सबसे पहले इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, और दूसरा जो इनका हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है बिटवीन नॉन पोलर पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन एंड हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेटेड बाय द कैल्शियम आयन। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है परमिएबिलिटी के लिए। सेमी परमिएबल नेचर होता है। जो सेमी परमिएबिलिटी रहती है वो लॉस्ट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाय बॉइलिंग इन वाटर, अल्कोहल या बेंजीन के अंदर।
दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरीके से ट्रांसफर करता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होती है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली अगेंस्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का। बेसिकली इनके अंदर एटीपी यूज होता है, एक डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है इनके अंदर, एक सेकेंडरी इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है और एक बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट रहता है उनके अंदर एटीपी डायरेक्टली यूज होती है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। और जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर रहता है, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है, उनके अंदर बेसिकली जो एटीपी है वो इनडायरेक्टली यूज होती है, जैसे कि सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। और जो बल्क ट्रांसपोर्ट रहता है वो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के कारण होता है, जैसे कि अमीबा के अंदर या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली एक लिविंग पार्ट रहता है सेल का। एक जर्ल सिस्टम यानी गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम सिस्टम प्रपोज करा गया था नेविकॉफ के थ्रू। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ये सारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स है। ये बेसिकली इसका डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये RER है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडीज है और ये गोल्जी बॉडीज से बड़ा हुआ लाइसोसोम्स है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहता है। बेसिकली डिस्कवर्ड किया था पॉटर ने। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ये पुअरली डेवलप रहता है या एब्सेंट रहता है रैपिडली डेवलपिंग सेल या एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए स्पर्म्स, ओवम और मैच्योर आरबीसी के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है। इसके अंदर 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है वेसिकल, टिब्यूल और सिस्टर्ने। जो वेसिकल होता है बेसिकली वो गोल गोल शेप में होता है। टिब्यूल यानी जैसे कि अपन ने डेस्मोटिब्यूल्स पढ़े थे इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर, उस टाइप का शेप होता है, इसका ट्यूब लाइक शेप होता है। और सिस्टर्ने बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जैसा ये दिखाई दे रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में। पहला इंट्राल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्राल्यूमिनल। जो इंट्राल्यूमिनल है वो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, जो एक्स्ट्राल्यूमिनल है वो आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। जो रफ रहता है इनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जबकि स्मूथ के अंदर एब्सेंट रहते हैं। जो राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वो बेसिकली लार्जर सब यूनिट से अटैच रहता है, वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन का, जो कि उसका नाम है राइबोफ्लोरिन 1 या 2। इसके थ्रू अटैच रहता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये बेसिकली इनका मेजर फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उनका मेजर फंक्शन रहता है लिपिड या स्टेरॉइड सिंथेसिस का। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोनियोलाइसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लीवर, एडिपोज टिश्यू सेल्स, एड्रेनोकॉर्टेक्स सेल स्टोर कैल्शियम हाउस इन मसल सेल। और बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाटिक सेल के अंदर, सलाइवरी सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर। ये बेसिकली फॉर्म करता है एंजाइम प्रिकर्सर ऑफ द लाइसोसोम टू बी मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडीज। बेसिकली यही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली वही गोल्जी बॉडीज को फॉर्म करता है और उसी से लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। इनके बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जैसे कि बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है और फॉर्म करता है सेल के एंडोस्केलेटन वाले पार्ट को। और बेसिकली जो ये प्लाज्मोडेस्माटा के फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। ये फॉर्म करता है गोल्जी बॉडीज़ को, स्फेनोसोम्स को, पैरोक्सिसोम्स को और ग्लाइकोसिसोम्स को। ये बेसिकली रिस्टोर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ की। गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्गी ने। बेसिकली इनके नाम से ही गोल्जी बॉडी पड़ा है। इन्होंने डिस्कवर करा था ब्रेन सेल के अंदर ऑफ आउल। बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी ये था सिस्टर्नी। ठीक है, ये फ्लैट मेम्ब्रेनस लाइक सैक रहता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर।
और इसके अंदर ये प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर ये स्मॉल और मल्टीपल नंबर में रहता है और जो स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इस वजह से इनको प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये सिंगल रहता है, लार्ज रहता है और न्यूक्लियस के पास रहता है, यानी ये 4 to 8 सिस्टर्न ने स्टैकअप बनाता है। स्टैकअप यानी एक के ऊपर एक बनाता है। इस वजह से इसको एनिमल सेल के अंदर गोल्जियोसोम्स बोलते हैं। बेसिकली ये भी एब्सेंट रहता है मैच्योर आरबीसी के अंदर। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है गोल्जियोसोम्स का। इसके अंदर दो फेस होती है, एक सिस फेस होती है और एक ट्रांस फेस होती है। जो सिस फेस होती है वो बेसिकली कॉन्वेक्स लाइक मिरर शेप बनाता है और जो ट्रांस फेस होती है बेसिकली एक वो कॉन्केव शेप लाइक शेप बनाता है। ठीक है, यानी कि पोलरिटी शो करता है ट्रांस और सिस फेस के। बेसिकली इसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, पैकेजिंग और सिक्रीशन ऑफ बेसिकली इसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं गोल्जी बॉडीज़ के। एक पैकेजिंग और सिक्रीशन सब्सटेंसेस के काम आता है। ये सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट का, ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड्स का, फिर इसके अंदर फिर ये फॉर्मेशन करता है सेल प्लेट का ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, रिपेयर करता है सेल वॉल को, फॉर्म करता है लाइसोसोम्स को। और ये बेसिकली ह्यूमन स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम्स रहते हैं उसका भी फॉर्मेशन यही करता है गोल्जी बॉडीज़। और ये फॉर्मेशन ऑफ यॉल्क का भी यही गोल्जी बॉडीज़ फॉर्म करती हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम को डिस्कवर करा था क्रिश्चियन दे दवे ने। बेसिकली कि स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहते हैं जो कि कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, जो कि इनका बेसिकली एक कलेक्टिवली इनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। इनका बेसिकली ये वर्क करते हैं पीएच अराउंड 4 to 5। इनका जो मार्कर एंजाइम रहता है वो रहता है एसिड फॉस्फेटेज, जो कि लाइसोसोम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ये एनिमल सेल के अंदर बहुत कॉमन रहते हैं, जबकि ये प्लांट सेल के अंदर बहुत रेयरली फाउंड होते हैं। और एनिमल सेल के अंदर भी ये आरबीसी के अंदर एब्सेंट रहते हैं। बट कुछ प्लांट के अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे मेज रूट, टमैको, एंडोस्पर्म के अंदर ये लाइसोसोम बहुत पाए जाते हैं। ड्यू टू हाइड्रोलिसिस एंजाइम ये सुसाइड बैक ऑफ द सेल भी कहते हैं इन्हें। इनका बेसिकली फंक्शन होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी, फिर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी और रिसाइकलिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम्स भी बहुत तरीके के होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ऑटोफैगोसाइसिस। जो प्राइमरी रहते हैं वो न्यूली पिंच्ड ऑफ वैक्यूल रहते हैं फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। ये बेसिकली इनके अंदर इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स रहते हैं बेसिकली वो प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल का बना रहता है, इनके अंदर एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जो टर्शियरी लाइसोसोम रहते हैं बेसिकली ये कंटेन करते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट को और एक्यूमुलेट करते हैं, कॉज करते हैं उनका, ये अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो कॉज करते हैं डिजीज को। जो ऑटोफैगोसिस होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो रिसाइकलिंग करते हैं ओल्ड सेल को और नए सेल का जन्म देते हैं। जो ऑटोफैगोसाइसिस है वो बेसिकली पुराने वाले सेल को मार देते हैं जो खराब सेल हुए हैं। माइक्रोबॉडीज के पढ़ने के पहले अपन कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की बात कर लें और मेम्ब्रेन लेबलाइजर की बात कर लें। जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर रहते हैं वो कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन एंड हेपेरिन रहते हैं। और जो मेम्ब्रेन लेबलाइजर रहते हैं वो हेल्प करते हैं बेसिकली रिलीज वेस्ट करने को बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन, जो कि विटामिन ए, ई, सेक्स हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट्स और एक्सरेज और यूवी रेज। जो इनके अंदर अपन बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज स्फेरिकल रहती है शेप के अंदर। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। जो इनका साइज रहता है वो भी बहुत छोटा रहता है। इनके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को। माइक्रोबॉडीज फर्दर 3 टाइप की होती हैं, एक स्फेरोसोम्स होती हैं, एक ग्लाइकोक्सिसोम्स होती है और एक पेरोक्सिसोम्स होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्फेरोक्सिसोम्स की। स्फेरोक्सिसोम्स को पर्मर ने डिस्कवर्ड करा था। ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर ही केवल फाउंड आउट होती है। ये बेसिकली लिपिड स्टोरेज के अंदर काम आती है, जिस वजह से इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी कहते हैं। इनके ये प्रेजेंट रहती है मेज रूट के अंदर और टोमेको एंडोस्पर्म के अंदर। ग्लाइकोक्सिसोम्स को डिस्कवर्ड करा था बीवर ने। ये बेसिकली फाउंड आउट होती है ऑयली सीड्स ऑफ द प्लांट के अंदर।
जो कि कन्वर्ट करती है ऑयल फैट्स को शुगर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जो पेरोक्सिसोम्स रहते हैं, पेरोक्सिसोम्स को डिस्कवर करा था टॉलबर्ट ने। ये बेसिकली फाउंड आउट होता है दोनों के अंदर, प्लांट और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर रहता है ये। इसका जो मेन एंजाइम रहता है वो कैटालेज या ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है। पेरोक्सिसोम्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है उनके अंदर ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है। जो एनिमल्स के अंदर रहते हैं उनके अंदर प्राइम या यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है। जो प्लांट्स के अंदर रहता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, वो बेसिकली हेल्प करता है, उनका मेजर रोल रहता है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म C2 साइकिल के अंदर। जबकि जो प्राइम या यूरेट ऑक्सीडेज का मेजर रोल रहता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर या यूरिन एसिड सिंथेसिस के अंदर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली सेमी ऑटोनोमस रहते हैं, यानी सेमी ऑटोनोमस इस कारण रहते हैं क्योंकि इनके अंदर इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और जो ये अपना खुद का, इनके अंदर खुद का एक 70S टाइप का राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, एक्सेप्ट आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस रखती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो सेमी ऑटोनोमस रहते हैं, जो कि इनके अंदर इंक्लूड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये अगर अकेले भी रहें तो ये जीवित रहते हैं और फंक्शनल रहते हैं, इस वजह से इनको सेल विद इन सेल भी कहते हैं। ये बेसिकली इनके अंदर अपना खुद का एक सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है लाइक प्रोकैरियोटिक, और इनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से ये अपना प्रोटीन भी खुद बना सकते हैं। प्रोटीन के अलावा ये केवल अपनी आउटर मेम्ब्रेन नहीं बना सकते, जो कि ये आउटर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली जो न्यूक्लियर डीएनए रहता है उसके कंट्रोल के अंदर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। इसकी जो लेंथ रहती है वो 1 से 4 माइक्रो लेंथ रहती है। ये बेसिकली लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का और एनिमल सेल का। ये मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है कार्डियक मसल के अंदर और फ्लाइट मसल्स के अंदर। ये एक टिपिकल डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि इनके जो अंदर इनर फोल्डिंग्स रहती हैं उनको अपन सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर्ने बोलते हैं, जो कि इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। इनके अंदर एक खुद का अपना नेकेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है। 70S टाइप के राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है एक ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। जो इनके आउटर मेम्ब्रेन रहते हैं उनके अंदर एक्वापोरिन प्रेजेंट रहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन रहती है बेसिकली उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये एंजाइम, इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे कि सक्सिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। और जो इनकी इनफोल्डिंग्स है उनको अपन क्रिस्टे बोलते हैं। जो इनकी इनफोल्डिंग्स है अपन उसको क्रिस्टे बोलते हैं। ये इनके अंदर F1 पार्टिकल भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये F1 पार्टिकल है जो कि ATP सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बनाता है। मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है और एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, जो कि एक उनकी इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। इसके फंक्शंस है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, जनरेशन करता है एटीपी का, हीट प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी करता है। प्लास्टिड को डिस्कवर करा था हकील ने। इसका जो प्लास्टिड का नाम है वो स्क्रिम्पर ने दिया था। ये बेसिकली अबाउट रहता है 5 to 10 माइक्रोन लेंथ का। ये बेसिकली लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी है। कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं? 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है वो आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो बेसिकली ग्रीन कलर में रहता है। मैक्सिमम इनके अंदर क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इस वजह से इनको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है ये बेसिकली कलर्ड रहता है,
ग्रीन के छोड़ के, क्योंकि ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट का कलर है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो बेसिकली इनके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो बेसिकली स्टोर करता है फूड को। इसके अंदर भी तीन टाइप में डिवाइड होता है स्टोरेज, टाइप ऑफ स्टोर फूड के बेसिस पे। एक अमाइलोप्लास्ट है, एक एल्यूरोप्लास्ट है, एक इलियोप्लास्ट है। जो अमाइलोप्लास्ट है बेसिकली स्टोर करता है स्टार्च को, जो एल्यूरोप्लास्ट है वो स्टोर करता है प्रोटीन को, जो इलियोप्लास्ट है वो बेसिकली स्टोर करता है फैट और लिपिड्स को। क्लोरोप्लास्ट की अपन बात कर लें तो ये डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। बेसिकली इनके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है और एक इनर मेम्ब्रेन रहती है। जो इनकी ये इनर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एक लेमिला बनाती है। लेमिला का स्टैकअप होके बेसिकली वो थाइलाकॉइड बनाती है, और थाइलाकॉइड का स्टैकअप होके ये ग्रेनम बनाती है। जो थाइलाकॉइड रहता है बेसिकली डायलेटेड पार्ट रहता है लेमिला का। इनके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है बेसिकली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्वापोरिन प्रेजेंट रहता है, बेसिकली इसके अंदर भी जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर है वो एक्वापोरिन प्रेजेंट रहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर लेमिला रहता है, जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक रहता है, और थाइलाकॉइड यानी इसी का डायलेटेड पार्ट रहता है, ठीक है। और जो ग्रेनम रहती है बेसिकली ये जो चेकअप हो जाते हैं, जब थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक जम जाते हैं तो उसको अपन ग्रेनम बोलते हैं। जो थाइलाकॉइड रहता है, ये ग्रेनम रहता है, ये साइट फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रहता है, ठीक है। यानी लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की जो रहती है वो थाइलाकॉइड या ग्रेनम के अंदर परफॉर्म होती है। जो इनका स्ट्रोमा रहता है वो भी जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलते हैं, और कई तरह के एंजाइम मिलते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली डिस्कवर कर रहे थे पैलेड ने, जो कि ये राइबोसोम है दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो। जो ये फॉर्म्ड होते हैं, ये भी जो राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड के अंदर भी पाए जाते हैं। ये बेसिकली स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ये एक मेम्ब्रेनलेस भी सेल ऑर्गेनल भी है। इनकी ऑकरेंस भी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे कि फ्री साइटोप्लाज्म में पड़े रहे, या पॉलीजोम्स बना ले, या फिर ये अटैच हो जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, जैसे लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। बेसिकली ये दोनों आपस में ज्वाइन होती है एक मैग्नीशियम की क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे, जो कि है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। जो राइबोसोम्स रहते हैं बेसिकली एक राइबोन्यूक्लिक का प्रोटीन पार्टिकल्स का बना रहता है। इट इज कंपोज ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे कि RNA और प्रोटीन का बना रहता है। जो राइबोसोम की साइज है बेसिकली डिपिक्ट होती है कि इनके अंदर कितना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जो इसकी बेसिकली यूनिट है सेडवर्क यूनिट, क्योंकि सेडवर्क साइंटिस्ट ने इसको फाउंड आउट करा था। कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं? 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। जो 70S है उसके अंदर जो लार्जर यूनिट रहती है वो 50S होती है और स्मॉलर यूनिट 30S होती है। जो लार्जर यूनिट है उसके अंदर 23S या 5S rRNA प्रेजेंट रहता है। जो स्मॉलर यूनिट है उसके अंदर 16S rRNA प्रेजेंट रहता है। जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है वो 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जिसकी लार्जर यूनिट 60S टाइप की होती है और स्मॉलर यूनिट 40S टाइप की होती है। जो 60S है उसके अंदर 28S, 5.5S और 5S rRNA प्रेजेंट रहता है, जबकि 40S स्मॉलर सब यूनिट के अंदर 18S rRNA प्रेजेंट रहता है। जो 23rd और 28S rRNA है उनके अंदर एक राइबोजाइम प्रेजेंट रहता है, जो कि जिसका नाम है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि हेल्प करता है पेप्टिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में, यानी अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाता है, जिसको अपन पेप्टिक बॉन्ड बोलते हैं। राइबोसोम्स के अंदर जो 28S या 5.8S या 18S rRNA है वो बेसिकली इनसाइड न्यूक्लियोलोज बनता है, जबकि जो 5S rRNA है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है ओरिजिन के अंदर। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, यानी ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल भी है। साइटोस्केलेटन ऑफ दिस सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ दिस सेल यानी ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन फाइबर रहता है और साइटोप्लाज्म रहता है। ये बेसिकली इसका फंक्शन रहता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट सेल को, हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल ये बेसिकली एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है प्रोटीन का, प्रोटीन फाइबर्स का इन साइटोप्लाज्म। इसका जो मेजर फंक्शन रहता है ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द सेल, और उनका
शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है और मूवमेंट ऑफ द सेल या सेल ऑर्गेनल के अंदर भी हेल्प करता है। कितने टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं? 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। एक माइक्रोफिलामेंट रहता है और एक इंटरमीडिएट फाइबर्स रहता है और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है। जो माइक्रोफिलामेंट रहता है वो थिन रहता है, सॉलिड रहता है और कॉन्ट्रेक्टाइल रहता है, जिसके अंदर एक्टिन प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे सूडापोडिया फॉर्मेशन के अंदर ये हेल्प करता है और साइक्लोसिस के अंदर ये हेल्पफुल होता है। जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, जो कि विटामिन या कैरेटिन एक्सेट्रा के बने रहते हैं। बेसिकली इनका जो फंक्शन रहता है ये बेसिकली फाउंड आउट होते हैं एथेनिक जंक्शन के बीच में, ठीक है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो हॉलो रहते हैं, ब्रांच रहते हैं और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल रहते हैं, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने रहते हैं। अब अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली एक अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक बीटा ट्यूब्यूलिन मोनोमर का बना रहता है। जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर बनाते हैं, फिर ठीक है। फिर ये वापस ज्वाइन होते हैं पॉलीअमाइड ट्यूब्यूलिन के कारण, जो कि एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। जब 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते हैं तो एक सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, यानी ये 13 प्रोटोफिलामेंट का बना रहता है। इसमें डबलेट भी बन सकते हैं, ट्रिपलेट भी बन सकते हैं। अब हम सेंट्रोसोम्स के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं राइट एंगल पे, जो कि सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट एमार्फस साइटोप्लाज्म नोन एज सेंट्रोस्फेयर। ये हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास फाउंड आउट होते हैं। ये बेसिकली प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट रहते हैं, जबकि ये एनिमल सेल और लोअर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये बेसिकली फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स के और फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी को। सेंट्रियोल बेसिकली टर्म दी थी थियोडर बोवेरी ने। बेसिकली इनके अंदर जो अरेंजमेंट रहता है वो 9+0 अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, यानी 9 ट्रिपलेट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, ये एब्सेंट रहते हैं न्यूरॉन और oocytes के अंदर। बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि अपन ने बताया कि जो इनका 9+0 अरेंजमेंट रहता है, यानी सेंटर के अंदर 0 रहते हैं और बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, जो कि ट्रिपलेट रहते हैं, ठीक है। जैसे ये ABC, यानी इनके अंदर AC लिंकर रहता है, ठीक है। ये रेडियल स्पोक्स होते हैं, ये प्रोटीनिशियस होते हैं। ये बेसिकली सेंट्रोसोम्स का डायग्राम है। सीलिया फ्लैजिला एक हेयर लाइक आउटग्रोथ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बेसिकली जो इनकी कोर रहती है वो एक्सोनीम रहती है। इनके अंदर जो 9+2 अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जो पेरिफेरल के अंदर रहता है वो 9 डुप्लेट रहते हैं और जो सेंट्रल में रहता है वो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, जो कि ज्वाइंट टू ईच अदर बाय नेक्सिन प्रोटीन। ये बेसिकली हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर। बेसिकली ये सेंसरी होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस के अंदर भी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है सीलिया या फ्लैजिला का। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और डुप्लेट पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहते हैं। पेरिफेरी के अंदर टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं डुप्लेट वाले। जो सिंगलेट प्रोटीन है उनके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है जो कि डाइनिन प्रोटीन की बनी रहती है। जो इनके रेडियल स्पोक्स रहते हैं ये दोनों अटैच रहते हैं, ईच अदर से ज्वाइन रहते हैं बाय नेक्सिन प्रोटीन। इनका जो 9+2 अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो बेसिकली सराउंड या कवर्ड बाय रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। मैंने आपको डाइनिन प्रोटीन का तो बता ही दिया। जो डाइनिन प्रोटीन रहता है वो एक्ट करता है एक एटीपेज एंजाइम की तरह, जो कि लिबरेट करता है एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। जो सीलिया रहता है वो स्मॉलर रहता है, जबकि फ्लैजिला रहता है वो लार्जर रहता है। सीलिया बहुत सारे नंबर में रहते हैं, जबकि फ्लैजिला इतने नंबर में नहीं रहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रिक्स की। बहुत ज्ञान बांट लिया, आप थोड़ी ट्रिक्स की बात कर लें कि इनको याद कैसे करा जाए, इनके फंक्शंस को, ठीक है। तो मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। जैसे एक चांद प्रकाश नाम का लड़का रहता है जो कि इंजीनियर रहता है, लॉयर रहता है, जनरल प्रैक्टिशनर रहता है, वेटनरी रहता है, CS वाला रहता है, यानी कि एक बहुत रेपुटेड पर्सनैलिटी है। यानी इसको सब तो बन गया, तो रेपुटेड होना तो तय बात है। तो मिस्टर चांद प्रकाश is an engineer plus lawyer in high court, general practitioner in veterinary and CS and reputed personality। तो M से माइटोकॉन्ड्रिया, S से रेस्पिरेशन, C से चांद, P से प्रकाश, तो C से क्लोरोप्लास्ट, P से फोटोसिंथेसिस। इंजीनियर प्लस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस।
लॉयर इन हाई कोर्ट लाइसोसोम्स यानी हाइड्रोलिसिस, जनरल प्रैक्टिशनर यानी गोल्जी बॉडी पैकेजिंग, वेटनरी इन सीएस, तो वैक्यूल एंड सेंट्रोजोम्स। जो वैक्यूल रहता है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और जो सेंट्रोजोम्स रहते हैं वो बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। रेपुटेटेड पर्सनालिटी यानी राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस। एक और अपन ने थोड़े माइक्रो बॉडीज पढ़ी थी तो उसका भी एक फंक्शन देख लेते हैं। पुणे गर्ल्स आर गोइंग टू शिमला ऑन स्कूल ट्रिप, यानी पुणे पीयू यानी पेरोक्सिसोम्स यानी ये यूरेट या मेटाबॉलिक या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। गोइंग का जी से ग्लाइकोक्सिसोम्स यानी ऑयल टू शुगर कन्वर्ट करते हैं और पेरोक्सिसोम्स को लिपिड स्टोरेज के अंदर हेल्पफुल होते हैं। अब इनके साइंटिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसकी भी अपन ने ट्रिक बनाई है। कोई डरने वाली बात नहीं है कि साइंटिस्ट के नाम कैसे याद होंगे, तो इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। आई गॉट अ चांस, मैं काश पढ़ा होता, एक बार प्रॉपरली लर्न करता केमिस्ट्री, रीड करता फिजिक्स, प्रिपेयर करता टेस्ट और गोल बनाता बायो को तो सेलेक्ट हो पाता। जैसे अपनी नीट की तैयारी करते हैं उसी प्रकार ये मैंने ट्रिक बनाई है। यानी जी से गोल्जी बॉडी, सी से यानी कैमिलो गोल्गी, एम से माइटोकॉन्ड्रिया यानी कॉलिकर, के से कॉलिकर, पी से प्लास्टिड यानी हकिल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी पॉटर, एल से लाइसोसोम्स यानी क्रिश्चियन दे दवे, रीड से राइबोसोम यानी पैलेट ने करा था इसको डिस्कवर, प्रिपेयर करता टेस्ट, पी से पेरोक्सिसोम्स टॉलबर्ट, जी से ग्लाइकोक्सिसोम्स बीवर, एस से स्फेरोक्सिसोम्स और बर्नर। न्यूक्लियस का अपने डिस्कवरर तो देख ही लिया था, यानी इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था 1832 के अंदर। बेसिकली जो ये डायरेक्टर और कंट्रोलर रहता है सेल का, यानी इसके बिना तो सेल कंट्रोल होना ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी ऑफ द सेल या फिर ये कंट्रोल करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल को भी। जो हैमरलिंग थे उन्हें कंडक्ट करा था एक्सपेरिमेंट ऑन एसिडोबुलेरिया टू प्रूव that the morphology of the cell is determined by the nucleus, यानी जो मॉर्फोलॉजी है सेल की वो केवल और केवल न्यूक्लियस ही बता सकता है, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की कंडीशन होती है, डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है वो दो रहते हैं, यानी पैरामीशियम के अंदर, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस फाउंड आउट होते हैं। और जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है वो प्लांट्स के अंदर भी रहती है और एनिमल्स के अंदर भी रहती है। एनिमल्स के अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे मसल सेल के अंदर एक सिंसाइशियम कंडीशन आती है, यानी न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये एब्सेंट रहता है न्यूक्लियस एक मैच्योर आरबीसी के अंदर और एक मैच्योर फ्लोएम या सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि किसके अंदर ये एब्सेंट रहता है। टिपिकल या ट्रू न्यूक्लियस की बात कर लें तो अपन इसके अंदर न्यूक्लियस एनवेलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं और न्यूक्लियोलस होता है। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। ये बेसिकली एक डबल लेयर आउटर कवरिंग रहती है न्यूक्लियस की, जो कि इनके बीच में जो स्पेस रहती है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस रहती है। इनके अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर रहते हैं, बेसिकली ये ऑक्यूपाई करते हैं 10% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया को। जो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन रहता है वो बेसिकली हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बेसिकली सेल डिवीजन के स्टार्ट पे डिसअपियर हो जाता है और वापस रीफॉर्म हो जाता है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर दिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस रहता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली रिच रहता है न्यूक्लियोसाइड्स के लिए। जो इनका पीएच रहता है वो भी अल्कलाइन रहता है। क्रोमेटिन फाइबर्स की बेसिकली टर्म दी थी फ्लेमिंग ने। बेसिकली एक एंटेंगल मास रहता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, ये कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सेल को, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्म हो जाता है ऑन कंडेंसेशन। इसका जो कंपोजिशन है, जैसे कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और आरएनए प्रेजेंट रहता है। अब अपन थोड़ी स्ट्रक्चर बात कर लें क्रोमेटिन फाइबर्स के, तो इनके अंदर 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं और एक कॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है। 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन अपन डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, बट इसका कुछ जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। इनके अंदर H1, H2A, H2B और H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। जो H2A, H2B और H3, H4 जो रहते हैं वो ऑक्टामर बनाते हैं। जो H1 रहता है वो बेसिकली एक लिंकर हिस्टोन प्रोटीन रहता है।
बेसिकली इसका जब ये बन जाता है तो इसको अपन न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। दो टाइप के रीजन रहता है क्रोमेटिन के अंदर, एक यूक्रोमेटिन रहता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन रहता है। जो यूक्रोमेटिन रहता है वो बेसिकली लीनियरली अरेंज रहता है, ये मोर कंडेंस्ड रहता है, जो कि ये लेस कंडेंस रहता है। ये लाइटली स्टेन्ड रहता है और ये डार्क स्टेन्ड रहता है, और ये रिप्रेजेंटेड बाय सोलेनॉइड, जैसे कि ये गोल गोल घूमना, ठीक है। सोलेनॉइड आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो रहता है हेट्रोक्रोमेटिन रहता है, वो बेसिकली कंडेंस होता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये और कंडेंस होता है और एक क्रोमेटिड या क्रोमोसोम्स बनाता है, जो कि हेल्पफुल होते हैं सेल डिवीजन के अंदर। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस बेसिकली एक स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस हॉलो स्ट्रक्चर रहता है, जो कि बना रहता है हेट्रोक्रोमेटिन का। बेसिकली इसके अंदर जीन्स रहते हैं RNA सिंथेसिस के लिए। ये इसी के अंदर बेसिकली असेंबली होती है 60S और 40S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। इस वजह से इसको राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। सो गाइस, थैंक यू। ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है, तो अब नए चैप्टर के लिए नई वीडियो का इंतजार करें।